Okay, I welcome you all in this informal and free IELTS session. Basically, it will be an introductory session today, and there would be a series of lectures that we'll be covering. But today, our focus would be just getting to know about IELTS, what this test is all about, and what are their different modules that are there in this test. So it will be a casual session. You may stop me anytime if you want during the session, and you may ask your questions, right? So let's start with it. The first thing that we are going to cover, you already know me, so I'm just skipping this thing. IELTS test, it is a standardized test that is used to evaluate your competency about English language. और ये बहुत सारे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज के अंदर जब आप आइल्स टेस्ट देके अपना कोई स्कोर उनको शो करते हो, दैट स्कोर रिफ्लेक्ट्स your grip on the on English language, right? तो वो अब ये आइल्स लेने का या आइल्स टेस्ट जब आप करते हो तो उस टेस्ट को करने के डिफरेंट पर्पसेस हो सकते हैं। आप बाज दफ़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, तब दे आस्क यू कि आप अपना आइल्स जो है ना स्कोर शो करें। आप अगर फॉरेन यूनिवर्सिटी में किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री के अंदर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी आइल्स जो है वो दैट इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स। आइल्स के अलावा और भी बहुत सारे टेस्ट हैं, बहुत सारे तो नहीं, कुछ ही हैं जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी को गेज करते हैं, एवेलुएट करते हैं। टॉफल इज वन ऑफ द दोस टेस्ट आइल्स के अलावा जो बहुत मशहूर है। अच्छा, अब ये टेस्ट जो है मैंने आपको जैसे कहा कि प्राइमरीली लोग जो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं वो आइल्स में अपीयर होते हैं, तो उनका या तो एडमिशन की एक रिक्वायरमेंट होती है किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में, और या फिर वो इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। इन बोथ केसेस आइल्स इज वैलिड। अच्छा, अब इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज कौन से हैं जहाँ पे आइल्स इफेक्टिव है, वो आप सबको ऑलरेडी पता होगा। कनाडा है, अमेरिका है, उसके बाद यूके है। एक्चुअल में यूके से मुझे स्टार्ट करना चाहिए था, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ठीक है, और इस तरह कुछ और कंट्रीज हैं जो छोटे आयरिश है, यूरोपियन कंट्रीज है जहाँ पे इंग्लिश बोली या समझी जाती है। अच्छा, इसके अलावा ना ये तो वो बुकिश सी बात है जो मैंने आपको बताई कि इन कंट्रीज के अंदर ये बोला जाता है। इसके अलावा भी कुछ कंट्रीज हैं जो अब इंग्लिश को एज अ टीचिंग मोड ऑफ टीचिंग जो है इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करते हैं। तो ऐसी यूनिवर्सिटीज भी आपको कहती हैं कि आप अपनी इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी या कॉम्पिटेंसी को प्रूव करने के लिए आइल्स टेस्ट दे के आए। तो इसके बारे में हम मजीद आगे बात करेंगे, बट मेनली दिस टेस्ट इज यूज्ड टू evaluate and prove your competency about or English language, right? अच्छा, अब इसको ना रन करते हैं तीन ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ब्रिटिश काउंसिल है, ऑस्ट्रेलिया का आईडीपी है, और कैम्ब्रिज असेसमेंट इंग्लिश, राइट? ये तीन इदारे हैं जो आइल्स को ज्वाइंटली रन करते हैं। व्हेन आई से रन करते हैं, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। टेस्ट बनाना है, टेस्ट कंडक्ट करना है, स्कोर्स, रिजल्ट्स, so there are too many things जो इसके बैक एंड पे होती हैं। So kindly keep yourself mute, everyone. Okay, everyone please keep yourself. Okay. अच्छा, अब इसके अंदर जैसे मैंने कहा कि ब्रिटिश पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो ब्रिटिश काउंसिल और आईडीपी ये दोनों इस टेस्ट को कंडक्ट करती हैं। इसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद आगे चल के बात करूंगा कि आईडीपी और ब्रिटिश काउंसिल के टेस्ट, अगर आप ब्रिटिश काउंसिल के टेस्ट में अपीयर होते हो तो क्या उसकी इम्प्लीकेशंस है, और अगर आप आईडीपी के थ्रू टेस्ट में अपीयर होते हो तो उसकी क्या इम्प्लीकेशंस है। विल टॉक अबाउट दैट। सो दैट वाज जस्ट अ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, बट मेनली we'll start with the introduction of this test from the next slide now. पहली बात ये कि जो आइल्स टेस्ट है इसके अंदर 4 मॉड्यूल्स हैं। 2 मॉड्यूल्स वो हैं जिनको मैं पर्सनली कहता हूं कि इट इज इनवर्ड। इनवर्ड से मुराद ये है कि दूसरे का कहा हुआ या दूसरे का लिखा हुआ आपने सुनना है या आपने पढ़ना है, एंड दैट इज आइल्स लिसनिंग टेस्ट एंड आइल्स रीडिंग टेस्ट। लिसनिंग के अंदर
दूसरे का बोला हुआ आपने सुनना है और समझना है। और इसी तरह आइल्स रीडिंग टेस्ट के अंदर दूसरे का लिखा हुआ आपने पढ़ना है और उसको समझना है। दो टेस्ट इसके अलावा और दो मॉड्यूल्स हैं जिसमें आपने कुछ चीज लिख के कन्वे करनी है और आपने कोई चीज बोल के दूसरे को कन्वे करनी है। राइट। सो बेसिकली आइल्स के अंदर चार मॉड्यूल्स हैं, एक लिसनिंग, एक रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। अच्छा, इन चारों के लिए चारों का इंट्रोडक्शन मैं आज शायद ना करवा पाऊं, लेकिन लिसनिंग का कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आज करवा दूंगा। कल हम रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग का इंट्रोडक्शन ले लेंगे जब हमें ये क्लियर हो जाएगा कि ओके इन चारों मॉड्यूल्स के अंदर किस किस्म के क्वेश्चंस आते हैं और कितने क्वेश्चंस होते हैं, उनकी स्कोरिंग कैसे होती है। वंस विल गेट टू नो अबाउट दिस, उसके बाद फिर हम वन बाय वन आपको मैं रिकमेंड करूंगा। मैं जनरली राइटिंग से स्टार्ट करता हूँ बिकॉज राइटिंग के अंदर आप अपनी ग्रामर की बहुत सारी चीजें पहले रिफ्रेश कर लेते हैं। यू जस्ट कांट start speaking English with the correct grammar uh, right away. उसके लिए आपको बचपन में जो आपने ग्रामर सीखी थी एंड इट्स बीन लॉन्ग आपको भूल गई हुई होगी, वो उसकी रिवीजन करवा लेता हूँ मैं राइटिंग के अंदर, एंड देन यू कैन एक्चुअली गो विद द स्पीकिंग एंड लिसनिंग एंड रीडिंग। राइट। सो आज हम बेसिकली एक जर्नल ओवरव्यू के बाद लिसनिंग टेस्ट की डिटेल्स भी देखेंगे कि लिसनिंग टेस्ट के अंदर हम क्या क्या चीजें होती हैं। राइट। अब आई एम नॉट श्योर कि आप में से कितने लोगों को वो पहले से पता है आइल्स के बैंड स्कोर्स का या नहीं, बट स्टिल आई अस्यूम कि आप लोगों को नहीं पता। मैं बिल्कुल स्क्रैच से चीजों को शुरू कर रहा हूँ। पहली बात ये कि इस टेस्ट के अंदर कोई चीज पास या फेल वाली कोई कहानी नहीं है कि इतना स्कोर लेंगे तो आप पास होंगे, इतना स्कोर लेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। इस टेस्ट के अंदर आप जो भी कारनामा करके आएंगे उसके अगेंस्ट वो आपको एक बैंड स्कोर अवार्ड कर देंगे कि इस बंदे ने का बैंड स्कोर, आइल्स का बैंड स्कोर इतना है। और उस बैंड स्कोर से आ, एक खास लेवल ऑफ एक्सपर्टीज या एक खास लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी इंडिकेट होती है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी का बैंड स्कोर 1 है तो वो उस लैंग्वेज का नॉन यूजर है, उसे कुछ नहीं आता। और अगर इसी तरह बैंड स्कोर 9 है तो दैट पर्सन इज एन एक्सपर्ट यूजर ऑफ दैट इंग्लिश लैंग्वेज। तो 1 से लेकर 9 के दरमियान ये स्कोर अवार्ड होते हैं बैंड के, डिपेंडिंग अपॉन आपकी जो परफॉर्मेंस रही है ड्यूरिंग द टेस्ट। ठीक है। इसके बारे में एक्चुअल में आपको आइल्स लिसनिंग का अलग से स्कोर मिलेगा, आइल्स राइटिंग का अलग से मिलेगा, रीडिंग का अलग से मिलेगा और स्पीकिंग का अलग से मिलेगा। और उन चारों को कंबाइंड करके फिर एक ओवरऑल बैंड स्कोर भी मिलेगा कि आपकी ओवरऑल इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी लेवल ये है। आई होप दिस इज क्लियर। Yes, sir. ओके ओके। सो अब आपको कितना स्कोर लेना है, इट वुड डिपेंड अपॉन द पर्पस फॉर विच यू आर अपेयरिंग इन दिस टेस्ट। लुक, अगर आप इमिग्रेशन पे जा रहे हैं, ठीक है, लेट्स से आप कैनेडियन इमिग्रेशन का एक्सप्रेस एंट्री वीजा अप्लाई कर रहे हैं। अब उस एक्सप्रेस एंट्री वीजा की एप्लीकेशन के अंदर जब आप अपना आइल्स का स्कोर देते हैं, रीडिंग का, लिसनिंग का, राइटिंग का, तो उस वीजा एप्लीकेशन के अंदर आपके बेस्ड ऑन आइल्स का टेस्ट रिजल्ट आपके कुछ पॉइंट्स बन जाते हैं। तो आपका जितना अच्छा स्कोर होगा आइल्स के अंदर, आपके उतने ज्यादा पॉइंट्स वीजा एप्लीकेशन के अंदर बन जाते हैं। और जितने ज्यादा पॉइंट्स बनेंगे आपका वीजा लगने के चांसेस उतने ज्यादा। लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सप्रेस एंट्री स्पेसिफिकली राइट नाउ, लेकिन बाकी वीजास भी ऐसे ही हैं। अच्छा, अब आप जब किसी भी कंसल्टेंट के पास जाते हो ना, वो आपको कहता है कि आप 7 8 8 7 लेके आ जाएं। ठीक है। बेसिकली वो कर ये रहा होता है कि इस 8 8 और 7 के अगेंस्ट आपको लेट्स से 80 पॉइंट्स मिलने हैं। तो वो ये देखता है कि यार अगर आपके 80 पॉइंट्स इस चीज के आ जाते हैं,
आपकी एजुकेशन के कुछ पॉइंट्स होंगे, आपकी एज के कुछ पॉइंट्स होंगे, आपके वर्क एक्सपीरियंस के कुछ पॉइंट होंगे। तो ये सारे पॉइंट्स मिला के लेट्स से कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री में आपके पॉइंट्स 490 हो जाएंगे। और अगर ये 490 का स्कोर हो जाता है तो इट मींस आपके वीजा या इमिग्रेशन के एक्सप्रेस एंट्री के अंदर वीजा मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है। अच्छा, अब जिन लोगों के एजुकेशन के या वर्क एक्सपीरियंस के या बाकी स्कोर बहुत ज्यादा होते हैं, तो उस केस में आइल्स के अंदर वो आपको कहेगा मे बी यार आप 777 भी लेके आ जाए ना, तो आपका वीजा होने का चांस है काफी हद तक। तो एक तो ये है, इमिग्रेशन में जब आप अप्लाई कर रहे होते हो तो उसमें कितना बैंड स्कोर आपको चाहिए या कितना बैंड स्कोर अच्छा होगा, तो इसका आसान हल जवाब ये है, जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं दूसरा पर्पस जिसकी वजह से आप आईएलटीएस एग्जाम जल्दी देते हो, वो है एजुकेशन। अच्छा, अब कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर जो एजुकेशन के अंदर स्कोर की रिक्वायरमेंट है, वो कोई ज्यादा लाइक जनरली अगर मैं कहूँ ना तो वो 7 बैंड के इर्द गिर्द घूमती है। बहुत अच्छी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो बाज दफा 7.5 कह देती है। फॉर एग्जांपल वो कहती है रीडिंग के अंदर 7.5 हो, बाकी के अंदर 7 भी चल जाएगा। ठीक है, बट जनरली 7 बैंड इज एन एक्सेप्टेबल बैंड इन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज। इससे कम भी है, 6 तक भी है। ठीक है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज कहती है बस 6 भी लेके आ जाए तो इट्स एनफ। लेकिन जनरली स्पीकिंग बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपको 7 या 7.5 की रिक्वायरमेंट मांगते हैं। सो अब मैं दोबारा इसको सम अप कर देता हूँ कि एज सच देयर इज नो पासिंग स्कोर फॉर दिस एग्जाम। आप जितना भी अच्छा या बुरा परफॉर्म करेंगे उसके बेस पर आपको 1 से लेकर 9 तक बैंड अवार्ड हो जाएगा। और ये बैंड आपको मिलता है, बैंड स्कोर मिलता है, लिसनिंग का अलग से मिलता है, राइटिंग का अलग से मिलता है, उसके बाद रीडिंग का भी मिलता है और फिर स्पीकिंग का भी मिलता है। और फिर इन चारों को एवरेज आउट करके आपका एक टोटल बैंड स्कोर, ओवरऑल बैंड स्कोर भी आता है। अच्छा, इसके अंदर जिन लोगों का भी अगर 7 टच कर जाता है तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 7 इज अ गुड स्कोर। ठीक है, 7.5 इज वेरी गुड, और 8 तो इज एक्चुअली एक्सीलेंट स्कोर। 8 तो बहुत ही अच्छा है। तो 7 जनरली आप लोग टारगेट करते हैं और फॉर एकेडमिक पर्पसेस, और यही काम हो जाता है। अच्छा, कुछ केसेस ऐसे हैं जो स्पाउस वीजा के तौर पे अप्लाई कर रहे होते हैं, या जिनके स्पाउस ऑलरेडी बाहर होते हैं और वो स्पॉन्सर कर रहे होते हैं, तो वहां पे 6.5 भी इज गुड इनफ। इसी तरह जॉब करने के लिए कुछ करने होते हैं तो बहुत सारे कंट्रीज के अंदर 6.5 और 6 भी काफी होता है, विच इज वेरी लो स्कोर। मतलब ये बड़ा इजीली आ जाता है, 6 तो आ ही जाना चाहिए। एज एज ऑल ऑफ यू, मैं अस्यूम कर रहा हूँ कि आप हमारे एमएसपीएम वाले स्टूडेंट्स हैं, तो मास्टर्स लेवल पे जिसने पढ़ा हुआ है इतना, तो उसका 6 तो वैसे ही आ जाता है। ठीक है, सो एक्चुअल में आपने 6 से जंप करके 7 तक जाना होता है मेनली। आप स्टक हुए होते हैं 6 पे और आपने 7 को टच करना होता है। और ये जितने भी ट्रेनिंग कोर्सेज वगैरह होते हैं उनका मकसद मेनली यही होता है। अच्छा जी, अब कितना अच्छा परफॉर्म करेंगे तो कितना स्कोर मिलेगा, ये हम वन बाय वन, जैसे आज हम लिसनिंग की बात करेंगे, तो लिसनिंग में मैं आपको बताऊंगा कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हो गए तो आपका कितना बैंड स्कोर होगा। ठीक है, तो इसी तरह फिर हम रीडिंग की भी बात करेंगे, फिर हम स्पीकिंग की भी बात करेंगे, और फिर हम राइटिंग की भी बात करेंगे कि किस तरह स्कोर्स आपको बैंड स्कोर्स मिलते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब एक और बात यहाँ पे मैंने ना यूनिवर्सिटी और स्पाउस वीजा और बहुत सारे देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीजास जो डिफरेंट कंट्रीज ने अपने अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट बनाई हुई है, और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इसके बारे में थोड़ी देर आगे जाके बात करता हूँ, जब हम आगे इस स्लाइड पे बात करते हैं। लुक, जनरली स्पीकिंग आइल्स की ना कन्वेंशनली सिर्फ दो ही आप कह लें कि टाइप्स चल रही थी। एक आइल्स एकेडमिक था और एक आइल्स जर्नल ट्रेनिंग था। आइल्स एकेडमिक जब आप देते हो तो उसका मेन पर्पस ये होता है कि यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना होता है, जनरली स्टडी पर्पस के लिए आप, या एकेडमिक पर्पस के लिए जब आप जाते हो तो यूनिवर्सिटीज आपको कहते हैं कि आप आइल्स टेस्ट दे के आए। और जब यूनिवर्सिटीज आइल्स टेस्ट कह रही होती है तो इसका मतलब है वो आपको कह रही होती है कि आइल्स एकेडमिक टेस्ट दे के आए। अच्छा, और उसमें वो बता देती हैं कि जी मिनिमम 7 स्कोर इज रिक्वायर्ड
इन दिस टेस्ट। ठीक हो गया। और जर्नल ट्रेनिंग का मेनली पर्पस जो है वो इमिग्रेशन है, या किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री के अंदर आप जॉब के लिए जा रहे हैं, या जैसे मैंने कहा स्पाउस वगैरह वीजा के लिए भी यूज होता है। अच्छा, यूके के अंदर ना इन्होंने अभी मेरे ख्याल में 2015 के बाद से और 2016 के अराउंड एक और टेस्ट की कैटेगरीज भी शुरू कर दिया, उसको ना यूके वीआई, आईएल्ट्स फॉर यूके वीआई कहते हैं। आईएल्ट्स फॉर यूके वीजा एंड इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने ना ये स्पाउस वीजा और उसके लिए एक खास कैटेगरी बनाई हुई है, लेकिन दिस इज ओनली फॉर यूके। लेकिन अगर आपने एकेडमिक टेस्ट दिया हुआ और जनरल ट्रेनिंग टेस्ट दिया हुआ है तो वो भी यूके में वैसे भी इन जनरल भी एक्सेप्ट होता ही है। तो ये वाली कैटेगरी को मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा, इसके आगे कुछ डिटेल्स है, और ये बहुत मतलब ये स्पेसिफिक इसका यूज है। जनरली जब स्पाउसेस आपको स्पॉन्सर कर होते हैं मेनली आप उस वक्त ही इसको यूज करते हैं, तो इसको मैं फिलहाल इग्नोर कर रहा हूँ और ये मेरी स्लाइड पे यहाँ पे आपको नजर भी नहीं आएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस यस सर। सर। ओके, आप में से कितने हैं जो एकेडमिक पर्पस के लिए बाहर जाना चाह रहे हैं, लाइक आइल्स देना चाह रहे हैं या सोच रहे हैं हल्का फुल्का, जिसकी वजह से आज आप इस क्लास में बैठे हुए हैं? एनी? अब्दुल बासित एकेडमिक? अच्छा, बाकी सारे इमिग्रेशन वाले हैं? ओके यस सर। ओके ओके एकेडमिक के लिए, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। ओके ओके ओके। अच्छा, तो ये जब जब आप अप्लाई करने लगे उस वक्त आप डिसाइड कर सकते हैं, बट मेनली एकेडमिक का पर्पस जो है वो एकेडमिक ही है। और जो जर्नल ट्रेनिंग का मकसद है, जिसको जीटी इन शॉर्ट कहते हैं, उसमें आप अपनी इंग्लिश इस लेवल की प्रूव करना चाहते हैं, वहां पे उनको ये बताना चाहते हैं कि मैं उस कंट्री में रह के कम से कम लोगों से रास्ता पूछ लूंगा, ट्रेन के किराए के रेट्स पूछ लूंगा, वगैरह वगैरह। ठीक हो गया। अच्छा, अब इन दोनों टेस्ट के अंदर कोई डिफरेंस है या नहीं है? वेल, डिफरेंस है। एकेडमिक इन जर्नल थोड़ा सा टफ है एज कंपेयर टू जर्नल ट्रेनिंग, ये आप जेहन में रखें। एकेडमिक टेस्ट स्लाइटली टफर है एज कंपेयर टू जर्नल ट्रेनिंग। लेकिन जो लिसनिंग टेस्ट है एंड स्पीकिंग टेस्ट है वो दोनों का एक ही होता है। दैट मीन्स डिफरेंस जो है वो लिसनिंग या स्पीकिंग में नहीं है, डिफरेंस मेनली है रीडिंग एंड राइटिंग में। जो आइल्स का रीडिंग का टेस्ट है और राइटिंग का टेस्ट है वो एकेडमिक का थोड़ा सा टफ है एज कंपेयर टू जनरल ट्रेनिंग। अभी ये मैंने थोड़ा सा टफ कह दिया, इट वुड डिपेंड कि आपकी रीडिंग हैबिट कितनी है, आप पहले कितना अच्छा या बुरा लिखते हैं, उस पर डिपेंड करता है। कुछ लोगों को ये डिफरेंस बहुत ज्यादा फील होता है कि यार एकेडमिक इज वेरी टफ और जनरल ट्रेनिंग इज वेरी इजी। और कुछ लोग कहते हैं कि मतलब जैसे मैं कह रहा हूँ आपको कि है टफ है, इसमें कोई शक नहीं है। एकेडमिक की रीडिंग वर्सेस जनरल ट्रेनिंग की रीडिंग, इसमें फर्क है। इसी तरह राइटिंग के अंदर भी डिफरेंस है जरूर, लेकिन बहुत एक्स्ट्रा भी नहीं है, बस थोड़ा बहुत ही फर्क है, राइट? तो इसका मतलब ये हुआ कि वेदर यू हैव टू अप्लाई फॉर और अटेम्प्ट और अपीयर इन जर्नल ट्रेनिंग और एकेडमिक, आप लिसनिंग एंड स्पीकिंग की प्रैक्टिस एक जैसी है, उसमें कोई फर्क नहीं है। हाँ, राइटिंग और रीडिंग के लिए दोनों के टेस्ट प्रैक्टिस के अलग अलग हैं। तो जब भी आप इंटरनेट पे फ्री रिसोर्सेज से जाके पढ़ेंगे तो आपने ये माइंड में जरूर रखना है कि इन दोनों के टेस्ट अलग हैं। ये ना हो कि आप जर्नल ट्रेनिंग का टेस्ट अपीयर मतलब प्रैक्टिस करते रहो और एक्चुअल में आपको एकेडमिक के अंदर जाना हो। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, राइट। अब नेक्स्ट है टेस्ट मोड्स। वेल, अभी रिसेंटली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड भी शुरू हो गया हुआ है। इससे पहले सिर्फ पेपर बेस्ड टेस्ट होता था और अब कंप्यूटर बेस्ड भी है। इसमें ना बहुत सारे स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स जो है ना वो पूछते हैं कि क्या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट टफ है या पेपर बेस्ड टेस्ट टफ है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस पे भी ये बात कर सकता हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट्स के फीडबैक पे भी ये बात कर सकता हूँ कि आपको ये बिल्कुल बराबर लगेंगे वेदर यू आर अपियरिंग इन द पेपर बेस्ड टेस्ट और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सिर्फ फर्क जो है ना वो कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम होता है। कुछ लोग कंप्यूटर के बहुत ज्यादा आदी नहीं होते, लेट्स से उनकी राइटिंग पेन से राइटिंग स्पीड ज्यादा है एज कंपेयर्ड टू टाइपिंग स्पीड। ऐसे लोगों के लिए
मे बी पेपर बेस्ड इज मोर प्रेफर्ड, बट जनरली आप में से मेरे ख्याल में मोस्टली मैं कहूँगा कि 95% ऐसे लोग हैं जिनके लिए कंप्यूटर या इवन अब हम टेक्सटिंग इतनी करते हैं कि टाइपिंग इज नॉट अ बिग इशू। तो उन लोगों के लिए कंप्यूटर बेस्ड और पेपर बेस्ड जो है ना वो दोनों इक्वली गुड और इक्वली बैड है। ठीक है, तो इसमें कोई फर्क नहीं है। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि जी कंप्यूटर बेस्ड टफ होता है या पेपर बेस्ड टफ होता है और कंप्यूटर बेस्ड में क्वेश्चन आसान होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों बराबर है। दूसरी बात एक डिफरेंस ये है कि जो पेपर बेस्ड टेस्ट है ना उसका रिजल्ट 13 डेज के अंदर आता है। आप आज अपीयर हुए हो तो 13th डे में आपका रिजल्ट आ जाएगा पेपर बेस्ड में। कंप्यूटर बेस्ड के अंदर रिजल्ट जल्दी आ जाता है। यहाँ पे मैंने 3 to 7 कैलेंडर डेज है, ये वर्किंग डेज नहीं है, कैलेंडर डेज है, ये लिखा हुआ है। एक्चुअल में जैसे मैंने आपको कहा था कि पाकिस्तान के अंदर ये टेस्ट ब्रिटिश काउंसिल भी करवाती है और ये टेस्ट आईडीपी भी करवाता है, ऑस्ट्रेलिया, आईडीपी ऑस्ट्रेलिया। अगर आप आईडीपी ऑस्ट्रेलिया के थ्रू लेट से अपना टेस्ट बुक करा रहे हो वो 5 to 7 डेज कहते हैं, लेकिन अगर आप ब्रिटिश काउंसिल के थ्रू टेस्ट करवा रहे हो तो वो कहते हैं हम आपको रिजल्ट 3 to 5 डेज में दे देंगे। इज दिस क्लियर? अगर आप आईडीपी के थ्रू करवा रहे हो, आईडीपी ऑस्ट्रेलिया के थ्रू टेस्ट बुक करा रहे हो तो वो 5 to 7 डेज में देंगे, लेकिन अगर आप ब्रिटिश काउंसिल के थ्रू कराते हो तो वो कहते हैं हम 3 to 5 डेज में देंगे। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, दूसरी Yes, बात sir. दूसरी बात ये कि यहाँ पे ना मैंने कुछ रेट्स जर्नल लिखे हुए हैं, आई गेस ये बहुत ज्यादा रिसेंट ही आप इनको कंसिडर करें, लेकिन ये रेट्स चेंज होते रहते हैं, इनको थोड़ा सा आपने देखना है। और अच्छा, ये 10 मिनट के बाद हमारा एक सेशन खुद ही ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, तो आपने यही क्रेडेंशियल्स जो मैंने पहले दिए हैं यही यूज करके दोबारा खुद से ज्वाइन कर लेना। अच्छा जी, नाउ यहाँ पे ना ब्रिटिश काउंसिल के जो मैंने रेट्स चेक किए थे उसमें इस्लामाबाद से अगर आप बुकिंग करवाते हैं पेपर बेस्ड टेस्ट तो उसकी फीस है 43,260। लेकिन केपी में अगर आप कहीं से भी करवाते हैं उन्होंने ये लास्ट गवर्नमेंट में केपी ने वो जीएसटी बहुत अपना नीचे कर दिया था, तो उनके वहां पे एबटाबाद, पेशावर इस जगह पे जाकर करवाते हो तो 37,500 है। तो वो आपकी बचत है, अगर आप उधर का कोई बासी वहां पे रह रहे हैं तो यू कैन अवेल दिस थिंग। अच्छा, दूसरा है कंप्यूटर बेस्ड। कंप्यूटर बेस्ड की फीस इज स्लाइटली लेसर देन पेपर बेस्ड और ये 41,760 है और केपी के अंदर इट इज 36,000। अच्छा, एक चीज, ये जो कंप्यूटर बेस्ड वाला है वो सारे सिटीज में अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में है, पिशावर में है, लेकिन एबटाबाद में नहीं है, राइट? तो कंप्यूटर बेस्ड अगर आप कर रहे हैं तो फिर उसके लिए आपको ये भी चेक करना होगा कि किस सिटी में ये फैसिलिटी है। इस्लामाबाद में है, पिशावर में है, लेकिन एबटाबाद में आई गेस नहीं है। अच्छा, और ये जो दूसरे नीचे मैंने रेट्स रखे हुए हैं, ये दिस इज अगेन एन एग्जांपल। आईएल्ट्स जो आईडीपी के थ्रू आप करते हो तो कराची के अंदर रेगुलर कंप्यूटर बेस्ड रेगुलर टेस्ट है वो 40,680 है, और ये यूकेवीआई जिसकी मैं बात करता हूँ इसको हम फिलहाल छोड़ रहे हैं। और इसी तरह जो इस्लामाबाद और लाहौर के अंदर इट इज 41,760, राइट? सो द थिंग्स वुड कीप चेंजिंग डिपेंडिंग अपॉन एरिया टू एरिया, एरिया टू एरिया। और वो उसके पीछे लॉजिक सिंपली ये है कि जीएसटी पंजाब के अंदर क्या है, सिंध के अंदर क्या है, इस्लामाबाद के अंदर क्या है, केपी के अंदर क्या है, बलोचिस्तान के अंदर क्या है, जीबी के अंदर क्या है, ठीक है? तो उसकी बेस पे ये एक्चुअल में रेट्स डिफरेंट है। तो ये जब आप बुकिंग कराओगे तो उसी वक्त आपको आइडिया हो जाएगा, बट रफली ये इतने ही रेट्स रहेंगे, लाइक 43,000 के अराउंड, प्लस माइनस 1-2,000 या 1,500, इतना ही फर्क है। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके जी। अच्छा, अब बेस विद दिस बेसिक इंट्रोडक्शन, आइल्स है क्या, इसके कुछ लवाजमात थे, कुछ फीस है वगैरह वगैरह। अब हम जरा आइल्स के जो मॉड्यूल्स हैं, जो हमने 4 मॉड्यूल्स देखे थे, लिसनिंग, देन स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये 4 मॉड्यूल्स हैं। इन चारों को हम जरा देखते हैं वन बाय वन। बट एक्चुअली बिफोर आई गो ऑन टू दैट, एक चीज जो मैं अभी आपको
बता देता हूँ, लाइक आज क्योंकि इंट्रोडक्टरी सेशन है, आई वांट कि हम फिर लिसनिंग जो है वो ब्रेक के बाद, ये जो डिस्कनेक्ट हो गई हमारी कॉल, उसके बाद करते हैं। अच्छा, एग्जाम होता कैसे है? जब आप एग्जाम बुक करवाते हो तो वो आपको एक एग्जाम डेट के अगेंस्ट, लाइक आप कैलेंडर आपके सामने खुलता है और वो कहते हैं कि जी 8 तारीख को टेस्ट अवेलेबल है, 9 को अवेलेबल है, 13 को अवेलेबल है, 17 को अवेलेबल है, 21 को है, 22 को है, 28 को है। तो आप अपनी चॉइस की इस मंथ, अगले मंथ कोई भी एक डेट बुक कर लेते हो। व्हेन यू से कि मेरी टेस्ट, लेट से मैं ये कहता हूँ कि यार मेरा टेस्ट जो है वो 5 सितंबर को बुक किया है मैंने, तो 5 सितंबर को बेसिकली आपके 3 टेस्ट होंगे। एक ही दिन, एक ही सिटिंग के अंदर 3 टेस्ट होंगे। सबसे पहले आपका लिसनिंग का टेस्ट होगा, उसके बाद आपका रीडिंग का टेस्ट होगा उसी हॉल के अंदर बैठे बैठे, उसके बाद आपका राइटिंग का टेस्ट होगा। तो ये तीनों टेस्ट एक ही गो में एक ही जगह पे आप अपीयर होते हो। फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर आप पेपर बेस्ड टेस्ट कर रहे हो, इस्लामाबाद के अंदर ये रमादा होटल या ये जो इस्लामाबाद क्लब के आसपास है ना, क्या कहते हैं, बेस्ट वेस्टर्न होटल है, यहाँ पे ये टेस्ट होते हैं। उनका एक बड़ा सा हॉल होगा, उस हॉल में आपको कहेंगे 30 to 45 मिनट्स पहले आ जाइए, अपना आईडी कार्ड या पासपोर्ट ले आइए और वगैरह वगैरह जो रिक्वायरमेंट्स है। वहां पे आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको आपके वो मतलब तस्वीरें वगैरह लेंगे, का आपके बायोमेट्रिक्स लेंगे, और कुछ चीजें चेकिंग करने के बाद आपको एक हॉल के अंदर बिठा देंगे। उस हॉल के अंदर आप का सीट नंबर और वो रोल नंबर के हिसाब से सब कुछ लगा होगा, आपको वहां पे बिठा दिया जाएगा। फिर उस दिन होगा ये कि आपको सबसे पहले कुछ जर्नल इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी कि आपका सबसे पहले वो इसी किस्म की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो रिकॉर्डिंग प्ले होती है कि सबसे पहले लिसनिंग का टेस्ट होगा, रीडिंग का होगा, राइटिंग का होगा, आपने ये काम नहीं करना, ये करना है, अगर आपको फलां चीज चाहिए तो ये कीजिए, वॉशरूम जाना है तो नहीं जाना है, कैसे जाना है, वो सारी डिटेल्स आपको इंस्ट्रक्शन के तौर पे दे दी जाएगी। उसके बाद फिर क्या होगा, फिर वो वहाँ पे जो स्टाफ होगा, जो एग्जामिनर्स होंगे, जो इन्विजिलेटर्स होंगे, वो आएंगे। वो आपको पेपर्स दे के जाएंगे। ठीक है, पेपर्स मींस एक आंसर शीट होगी। वो आंसर शीट कैसी होती है, उस आंसर शीट को अटेम्प्ट मतलब फिल कैसे करना है, उस पे आंसर्स कैसे लिखने हैं, ये मैं आपको वन बाय वन सारी शीट्स दिखाऊंगा। लर्निंग की क्या है, सॉरी लिसनिंग की क्या है, रीडिंग की क्या है, राइटिंग की शीट कैसे होती है और उसको कैसे फिल करना है, वो मैं आपको इंस्ट्रक्शंस बाद में बताऊंगा, लेकिन वो आपको आपकी आंसर शीट्स लाइक एनी एग्जाम दे जाएंगे। उसके बाद वो आपको क्वेश्चन शीट दे देंगे, एक क्वेश्चन बुकलेट देंगे कि ये क्वेश्चन बुकलेट है, लेकिन आप इसको ओपन नहीं करेंगे जब तक आपको कहा ना जाए, और फिर आपको कहा जाएगा कि अब आप इसको ओपन कर लें। इस दौरान अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी, लिसनिंग टेस्ट की एक ऑडियो प्ले होगी, उस ऑडियो के अंदर इंस्ट्रक्शंस भी होंगी, और उस ऑडियो के अंदर, और ये सारी चीजें मैं आपको एट अप्रोप्रिएट स्टेज बताऊंगा कि इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, उसकी वर्डिंग क्या होती है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। लेकिन आप उन इंस्ट्रक्शंस को सामने रखते हुए आपकी ऑडियो आप सुनते जाएंगे, और ये जो क्वेश्चन बुकलेट है उसके अंदर जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपको पढ़ाए जाएंगे, वो फिल करते जाएंगे, ऑडियो सुनते जाएं और फिल करते जाएं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जो फोन नंबर है वो क्या है, वो जो दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं उसमें किसी ने फोन नंबर बोला है, तो जैसे ही वो फोन नंबर बोलेगा आपने फोन नंबर इधर लिख देना है। इसी तरह यहाँ पे लिखा होगा एड्रेस क्या है, और वो बातें आपस में कर रहे होंगे, आप अपना एड्रेस लिखवाएं, तो जैसे ही वो अपना एड्रेस लिखवाएंगे तो आपने एड्रेस लिख देना है। सो इस तरह आप ऑडियो सुनते जाएंगे और ये आंसर क्वेश्चन बुकलेट के ऊपर ही आंसर लिखते चले जाएंगे। वंस डन, तो उसके बाद वो आपको कहेगा कि अब आप अपने आंसर्स इस क्वेश्चन बुकलेट पे जो आपने रफ लिखे हुए हैं इस आंसर शीट पे वापस ट्रांसफर कर दें। इसके लिए आपको 10 मिनट दिए जाएंगे और आप उन आंसर्स को ट्रांसफर करोगे। सो इस तरह आपका, ये मैं आपको फिर आगे थोड़ी देर में डिटेल में भी बताऊंगा, जब हम लिस्टिंग की बात करेंगे फर्दर डिटेल्स इसकी मैं दिखाऊंगा। वंस यू आर डन विद लिस्टिंग टेस्ट, तो आपसे ये क्वेश्चन बुकलेट भी वापस ले ली जाएगी और आपसे आंसर शीट भी वापस ले ली जाएगी। फिर आपको रीडिंग के लिए अलग से एक आंसर शीट दी जाएगी।
ठीक है, रीडिंग के लिए अलग से एक आंसर शीट होती है। उसके बाद आपको रीडिंग के लिए एक बुकलेट दी जाएगी क्वेश्चंस की। आपने वो क्वेश्चंस की बुकलेट जो है वो देखने हैं। इस पे आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 1 घंटे के अंदर अंदर आपने 40 क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट करने हैं। लिसनिंग के बारे में मैं बाद में बताऊंगा, अभी क्योंकि हमने पूरी डिटेल की नहीं इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया है। लेकिन रीडिंग के लिए 1 घंटा है। उस 1 घंटे के अंदर 40 क्वेश्चंस हैं जो आपने अटेम्प्ट करने हैं, और उसी 1 घंटे के अंदर आपने अपने आंसर्स यहाँ पे ट्रांसफर भी करने हैं आंसर शीट पे। आपका दिल करे तो पहले आप क्वेश्चन बुकलेट पे आंसर्स लिख लें, बाद में ट्रांसफर कर लें एट द एंड, और आपका दिल चाहे तो आप डायरेक्टली भी वो पढ़ते पढ़ते जो आंसर्स फाइंड करते जाते हैं, पैराग्राफ पढ़ा, उस पैराग्राफ से आगे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है तो आप उसके आंसर यहाँ पे लिखते जाओ डायरेक्टली, राइट। सो पहले लिसनिंग का होगा टेस्ट विच विल लास्ट फॉर अबाउट 40 मिनट्स। उसके बाद रीडिंग का होगा जो कि 1 घंटा चलेगा, और फिर ये आपसे आंसर शीट और क्वेश्चन दोनों वापस लेके फिर आपको राइटिंग का टेस्ट स्टार्ट होगा। और राइटिंग का टेस्ट तकरीबन ये भी 60 मिनट्स का है। इस 60 मिनट्स में आपको 2 काम करने होंगे जिसको टास्क कहते हैं। और जब हम राइटिंग की तरफ जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि राइटिंग टास्क 1 के अंदर क्या लिखना है। फॉर एग्जांपल आपने कोई लेटर लिखना है, और राइटिंग टास्क 2 के अंदर आपने कोई ऐसे लिखना है। इसके बारे में हम डिटेल में करेंगे, लेकिन ये दोनों काम भी आपने 60 मिनट्स के अंदर करने हैं। विद दिस आपका उस दिन का काम खत्म हो गया। अब रह गया स्पीकिंग। स्पीकिंग की डेट डिपेंड करते हैं। आप जो भी टेस्ट बुक करते हैं बाज दफा उसी दिन की होती है, बाज दफा उससे 2 दिन पहले 3 दिन पहले होती है, बाज दफा 3 दिन बाद तक होती है। लेकिन ये विद इन +-3 डेज जो आपके टेस्ट की डेट बुक हुई है, लेट्स से आपने 5 सितंबर की है, तो लिसनिंग की डेट स्पीकिंग की डेट आपका टेस्ट जो है वो 3 से लेकर 8 सितंबर के दरमियान दरमियान कोई भी एक डेट आ जाएगी। इसके बारे में मैं अभी ब्रेक के बाद, ये अभी हमारी कॉल खत्म हो जाएगी तो इसके बाद में इंशाल्लाह ये स्पीकिंग टेस्ट का थोड़ा